अमेरिका इजराइल के साथ ईरान का युद्ध शुरू हुए अभी 8 दिन हो चुके हैं और दोनों ही तरफ से बारूदी बौछार यहां लगातार की जा रही है। ना तो ईरान पीछे हटने के लिए तैयार है और ना ही अमेरिका इजराइल ज्वाइंट ऑपरेशन यहां रोकने का नाम ले रही है। इन सब के बीच आपको बताएं, देखिए किस तरह से लगातार अमेरिका ने अब ईरान के खिलाफ सबसे बड़े हमले की धमकी दे दी है, जिसके तहत अब से 5 घंटे बाद ईरान पर सबसे बड़ा बारूदी अटैक होने वाला है और वो अब तक का सबसे भयानक हमला होगा। और ये वार्निंग अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू में दी है और ये वार्निंग बता रही है कि ईरान के पलटवार से अमेरिका कितना बौखलाया हुआ है, क्योंकि ट्रंप कह चुके हैं कि युद्ध खत्म ईरान के बिना शर्त सरेंडर पर ही होगा। लेकिन ईरान की तरफ से भी ये साफ कहा गया है कि वो जीतेंगे या शहादत हासिल करेंगे, यानी ईरान झुकेगा नहीं और आज की रात हमले की जो वार्निंग अमेरिका ने दी है उसका सामना करने के लिए वो तैयार है। तो देखिए, एक तरफ अमेरिका ने अगले 5 घंटे बाद ईरान पर सबसे बड़े हमले की धमकी दी है, तो वहीं पिछले 8 दिनों में यूएस ने ईरान पर 3000 बम बरसाए हैं। अमेरिकी सेटकॉम की तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ये हमले किए गए हैं, यानी हर दिन 400 बम बरसाए गए हैं और इस हिसाब से ईरान के अलग अलग शहरों पर हर घंटे करीब 16 बम गिराकर तबाही मचाई गई। हमले बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों, IRGC के ठिकानों और कम्युनिकेशन सिस्टम पर किए गए, लेकिन अभी भी हमले रुके नहीं हैं। सबसे ताज़ा वीडियो तेहरान से आया है, जहां बम गिरने के बाद धमाके होते हुए लोगों ने अपने कैमरे में कैद किए। धमाका होते ही आग की लपटें और धुएं का गुबार उठता दिखा। इजराइल और अमेरिका के जॉइंट ऑपरेशन के तहत ईरान के मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़े बोइंग 747 विमान को टारगेट किया गया। इजरायली हमले के बाद एयरपोर्ट पर विध्वंस और तबाही साफ नजर आ रही है। तेहरान में सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं। लोगों से अपील हो रही है कि वो खिड़कियां बंद रखें ताकि लोगों को धमाके से निकलते धुएं की दूसरी बीमारियां ना हो। तो ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले लगातार जारी है। युद्ध के पहले दिन से ही अमेरिकी और इजरायली मिसाइलें पश्चिमी ईरान को टारगेट कर रही है और ऐसे में सवाल यह है कि पश्चिमी ईरान में सबसे ज्यादा हमले आखिर क्यों हो रहे हैं और क्यों पश्चिमी ईरान को ही अमेरिकी मिसाइलें धुआं कर रही हैं। इजराइल भी क्यों पश्चिमी ईरान पर बारूदी तबाही मचा रहा है, इसका कारण आपको पॉइंट वाइज समझाते हैं। दरअसल पश्चिमी ईरान इजराइल और इराक में मौजूद अमेरिकी ठिकानों के सबसे करीब है, जहां से अमेरिका का स्ट्राइक करना आसान है। दूसरा कारण पश्चिम ईरान के करमानशाह और लोरिस्तान में ईरान के सबसे बड़े भूमिगत मिसाइल साइलो और ड्रोन लॉन्चिंग केंद्र हैं। इसके अलावा ईरान का सबसे मजबूत एयर डिफेंस उसके पश्चिमी क्षेत्र में ही तैनात है। और चौथा और बड़ा कारण पश्चिमी और मध्य ईरान में नतांज जैसे महत्वपूर्ण न्यूक्लियर प्लांट हैं। अमेरिका का दावा है कि पश्चिमी ईरान में बने गुप्त ठिकानों पर यूरेनियम छिपाया गया है, इसलिए मिसाइलों के टारगेट पर पश्चिमी ईरान है और इसीलिए पश्चिमी ईरान में अमेरिका और इजराइल विध्वंस मचाए हुए हैं। पश्चिमी ईरान के 100 से ज्यादा ठिकानों पर भारी मात्रा में गोला बारूद गिराया गया है। वहीं ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल का युद्ध शुरू हुए 8 दिन बीत चुके हैं। युद्ध से पहले ही अमेरिका ने अपना वॉरशिप अब्राहम लिंकन महासागर में उतार दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से अमेरिका का एक और युद्धपोत उतारने की पूरी तैयारी दिख रही है। पहले अब्राहम लिंकन वॉरशिप, फिर जेराल्ड आर फोर्ड और अब जंग के 8 दिन बाद फिर अमेरिका ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जॉर्ज एच बुश उतारने की तैयारी की है। तीसरा कैरियर आने से अमेरिका की हवाई और समुद्री ताकत बहुत मजबूत हो जाएगी। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने अब तक कई सारे हमले किए। अरब सागर में अब्राहम लिंकन तैनात है, तो रेड सी में अब जेराल्ड आर फोर्ड के दाखिले होने की तस्वीरें सामने आई है। ये कदम ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी मजबूत करने के लिए उठाया जा रहा है। ईरान का दावा है कि उसके रेवोल्यूशनरी गार्ड ने स्ट्रैट ऑफ होर्मुज के पास अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन को मिसाइल से निशाना बनाया। इसके बाद एयरक्राफ्ट पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। हालांकि अमेरिका ने इन दावों को सिरे से खारिज किया है और साफ कहा है कि ईरान के ड्रोन और मिसाइलें उसके युद्धपोत तक नहीं पहुंची हैं। तो देखिए, अब आपको बताते हैं अमेरिका के जॉर्ज एच बुश जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसकी खासियत क्या क्या है, जिसकी वजह से अमेरिका ने अब इसको उतारने का एक बहुत बड़ा फैसला किया है। सबसे पहली बात तो निमित्ज क्लास का ये न्यूक्लियर पावर्ड सुपर कैरियर है। कैरियर की लंबाई लगभग 333 मीटर है, 77 मीटर चौड़ाई इसकी जानी जाती है। तो वहीं इसके वजन की अगर बात करें, ये है लगभग 1 लाख टन। 55 किलोमीटर प्रति घंटा वॉरशिप की रफ्तार है। तो वहीं 90 लड़ाकू विमान ले जाने की पूरी क्षमता है। मिसाइल और सेंसर सिस्टम से ये पूरी तरह से लैस है। वॉरशिप पर 5000 से ज्यादा जो क्रू मेंबर्स हैं वो भी रह सकते हैं। वहीं पनडुब्बी, हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान तैनात है और बिना रिफ्यूलिंग के कई साल तक चल सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है।
और अमेरिका ने ईरान से बढ़ते तनाव के बीच हथियारों के उत्पादन को 4 गुना बढ़ाने का बड़ा फैसला किया है। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे लेकर 6 बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर के साथ मीटिंग की है। युद्ध के 8वें दिन भी हमले कम नहीं हुआ। अमेरिका और इजरायल ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। तो वहीं ईरान भी ड्रोन और मिसाइल से खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमला कर रहा है। इस हमले ने पूरे पश्चिम एशिया को बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया है। दोनों तरफ से जारी बमबारी के बीच अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने और हथियार उत्पादन चौगुना करने की योजना का खुलासा कर दिया है। ट्रंप ने एक्स पर लिखा है, सबसे बड़ी सैन्य हथियार निर्माण कंपनियों के साथ एक अहम बैठक की है। इसमें उन्होंने प्रोडक्शन शेड्यूल पर चर्चा की है। उसके साथ ही उच्च स्तरीय हथियार के उत्पादन को 4 गुना बढ़ाए जाने पर भी सहमति बनी। 4 गुना उत्पादन बढ़ाने का फैसला ये बताता है कि ट्रंप झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है और अब उनका लक्ष्य न केवल इजरायल की मदद करना है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि अमेरिका के पास किसी भी बड़े युद्ध से निपटने के लिए हथियारों का अनंत जखीरा मौजूद रहे। तो ये मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब अमेरिकी सेना के लिए एक बहुत बड़ा संकट बनती जा रही है। देखिए, ईरानी ड्रोन ने अमेरिका के नाक में दम कर रखा है। भारी मात्रा में ड्रोन के इस्तेमाल से अमेरिकी डिफेंस सिस्टम भी कबाड़ बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। ईरान ने अब इराक को भी इस युद्ध में घसीट लिया है। सेंट्रल बगदाद में ईरानी सुसाइड ड्रोन के हमले में अमेरिकी बेस को भारी नुकसान पहुंचाया है। बगदाद में अमेरिकी बेस के एक हिस्से को तबाह कर दिया गया और इसके लिए ईरान ने अपने सुसाइडर ड्रोन का इस्तेमाल किया, जो जमीन के बेहद ही नीचे उड़ान भरते हैं और सीधे टारगेट पर सटीक हमले करते हैं। खास बात यह है कि इन ड्रोन की संख्या हजारों में है। ऐसे में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम कई ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है, लेकिन जो एक आध ड्रोन मिस होते हैं वो जाकर अपने टारगेट को हिट कर ब्लास्ट हो जाता है। इस बात की जानकारी अमेरिका को भी है। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में हो रहे युद्ध में अमेरिका का नुकसान कई मिलियन डॉलर में है। दरअसल इन ड्रोन को बनाने का खर्च बेहद ही कम होता है, जबकि इसकी तुलना में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम काफी महंगे हैं। ऐसे छोटे ड्रोन को मार गिराने के लिए अमेरिका को भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ ईरान सुसाइड ड्रोन की मदद से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को लगातार हिट कर रहा है। ईरानी शोलों से अब खौफ है। और देखिए, ईरान ने अब एक और नया दांव खेल दिया है। मिसाइलों की नई खेप के इस्तेमाल के लिए ईरान ने अब ऑपरेशन सादेक 2.0 लॉन्च किया है और इस ऑपरेशन के तहत अब ईरान अपने बैलिस्टिक और सुपरसोनिक मिसाइल के अपडेटेड वर्जन दागने की तैयारी में है। तमाम तरीके की तैयारी हो चुकी है। ईरान ने अब अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला और तेज कर दिया है और इसमें पूरे मिडिल ईस्ट के देश बहरीन, कतर, कुवैत, सऊदी, यूएई, जहां जहां अमेरिकी बेस है वहां वहां ईरानी ड्रोन और मिसाइलों से अटैक हो रहे हैं। ईरान अब लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल सोमर का इस्तेमाल कर रहा है। इसकी रेंज 2500 से 3000 किलोमीटर तक है, जो मिडिल ईस्ट में कभी भी अमेरिकी ठिकानों को बेहद ही आसानी से निशाना बना सकता है। ये कम ऊंचाई पर उड़ान भरकर रडार से बचने की क्षमता रखता है। ईरान ऐसी ही सैजल मिसाइल के अपडेटेड वर्जन का इस्तेमाल कर रहा है। ये एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जो ईरान की सबसे उन्नत मिसाइलों में से एक मानी जाती है। इसकी क्षमता के हिसाब से इजराइल को पूरे तरीके से कवर कर सकता है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, लेकिन इसे अपग्रेड किया जा सकता है। इसकी खासियत है कि इसे तेजी से तैयार कर लॉन्च किया जा सकता है। ईरान अयातुल्लाह खामेनेई की हत्या के बाद इंतकाम की आग में जल रहा है। यही वजह है कि ईरान अभी इजराइल के हाइफा, तेल अवीव समेत कई शहरों पर और विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल करने की तैयारी में है। और देखिए, ईरान पर एयर स्ट्राइक के बाद अब ट्रंप जमीनी हमला करेंगे या फिर वेट एंड वॉच की रणनीति को अपनाएंगे। दरअसल ट्रंप ईरान की जमीन पर सैनिक भेजने की जल्दबाजी में नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि एयर स्ट्राइक के सहारे ट्रंप अपने मकसद पर कामयाब नहीं होने वाले हैं। ट्रंप भले ही ईरान को एयर स्ट्राइक कर एक के बाद एक गहरे घाव दे रहा है, लेकिन एयर स्ट्राइक के जरिए ट्रंप का ईरान में सत्ता परिवर्तन करने का ख्वाब पूरा होना काफी मुश्किल माना जा रहा है। यानी अगर ईरान में रजीम चेंज की कोशिश करनी हो तो जमीन पर युद्ध लड़ना जरूरी होगा, लेकिन यही वो कदम है जिसे ट्रंप उठाने से बच रहे हैं। ईरान में जब भी बूट्स ऑन द ग्राउंड यानी जमीनी हमले की बात आती है तो ट्रंप थोड़े से नरम पड़ जाते हैं। इसकी वजह ईरान की जटिल टोपोग्राफी, पहाड़ी किलेबंदी, लंबी सप्लाई लाइन और एसिमेट्रिक युद्ध क्षमता मानी जा रही है। दरअसल ईरान का क्षेत्रफल 16.5 लाख वर्ग मीटर है। इसकी बनावट इतनी पेचीदा कि यहाँ कब्जा करने के लिए अमेरिका को 15 लाख से 22 लाख सैनिकों की फौज उतारनी पड़ेगी। तो वहीं ईरानी देश प्राकृतिक रूप से ऐसा किला है जहाँ घुसने का हर रास्ता मौत की घाटी से होकर गुजरता है। ऐसे में ट्रंप का इरादा पहले से एयर स्ट्राइक से ईरानी ताकत को आधा करना है, फिर उसके बाद वो अगली रणनीति तय करेंगे।
तो ये मिडिल ईस्ट में युद्ध का नया दौर शुरू हो रहा है, जिसमें ईरान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत पर शोक सभा के दौरान ईरानी राजदूत ने ईरान की मंशा को साफ कर दिया है। और चलेगा। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि इस युद्ध में या तो ईरान जीतेगा या फिर शहादत देगा। यानी ईरान ने ये साफ कर दिया कि वो अभी लंबे युद्ध के लिए तैयार है और अमेरिका और इजराइल के सामने झुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। मतलब साफ है कि मिडिल ईस्ट के इस युद्ध में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की बड़ी भूमिका होने वाली है। अगर इजराइल को इस युद्ध को जीतना है तो IRGC को पूरे तरीके से खत्म करना होगा, नहीं तो ये युद्ध भी रूस यूक्रेन की तरफ लंबा खींचेगा, जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को उठाना पड़ सकता है। तो ईरान और अमेरिका में चल रहा युद्ध पाकिस्तान के लिए मुसीबत का सबब बन गया है, क्योंकि सऊदी अरब में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले के बाद सऊदी के रक्षा मंत्री ने आसिम मुनीर से मुलाकात की है और ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ना चाहते हुए भी पाकिस्तान युद्ध में उतर सकता है क्या। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस डील हुई है। 2025 में हुई डील के तहत किसी भी एक देश पर हमला दूसरे देश पर अटैक माना जाएगा। अब सऊदी में अमेरिकी बेस पर ईरान के हमलों के बाद क्या ये डिफेंस डील एक्टिव हो जाएगी? क्या इस जंग में अब पाकिस्तान को मजबूरी में कूदना पड़ेगा? इन अटकलों को इसलिए भी बल मिला है क्योंकि ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद सऊदी रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने पाकिस्तान के सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। इस मुलाकात में सऊदी की सुरक्षा की स्थिति, सऊदी पाकिस्तान डिफेंस एग्रीमेंट और सऊदी अरब पर हुए ईरानी हमलों पर चर्चा की गई। इस मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि ईरान अमेरिका के युद्ध में पाकिस्तान न खिंच जाए। अब पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। अगर ईरान के खिलाफ पाकिस्तान युद्ध में उतरता है तो उसे अपने ही देश में विरोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी का लगभग 15 से 20% हिस्सा शिया समुदाय से आता है। तो वहीं दूसरी ओर सऊदी को नाराज करने से पाकिस्तान को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि सऊदी पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी राहत है। सऊदी अरब कई बार पाकिस्तान को तेल भुगतान में राहत और आर्थिक मदद भी देता रहा है। तो ये मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच एक बार फिर से ईरान के शहर बंदर अब्बास में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 4.1 मापी गई। पिछले 4 दिन में दूसरी बार ईरान में यहाँ पर भूकंप आया है, जिसको महसूस किया है हम लोगों ने। ऐसे में कई एक्सपर्ट्स ने आशंका जताई है कि कहीं ये न्यूक्लियर हथियार वाली आहट तो नहीं। दरअसल युद्ध के माहौल में कुछ लोगों का मानना है कि ईरान के गुप्त अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से ये भूकंप आ रहे हैं, हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तो वहीं ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम के तहत अब तक 60% यूरेनियम एनरिचमेंट की प्रक्रिया पूरी कर ली है। तो वहीं बूशहर, जहां ईरान का न्यूक्लियर प्लांट है, वहां 9 मैग्नीट्यूड तक के भूकंप झेलने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि भूकंप से रेडिएशन लीक होने का खतरा हमेशा रहता है, लेकिन इतने छोटे झटकों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बता दें कि 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद ईरान में ये दूसरा भूकंप था। इसके पहले मंगलवार को ईरान के दक्षिणी प्रांत में भूकंप के झटके लगे थे। तो वहीं वैज्ञानिकों के मुताबिक ईरान में भूकंप की वजह प्रकृति है, न ही न्यूक्लियर टेस्ट। देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार और संगठन के बीच समन्वय की कवायद यहां पर तेज होती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी तस्वीरें रोजाना सामने आती है। सीएम योगी ने पहले गाजियाबाद और उसके बाद अब आगरा में संघ की जो बैठक है उसमें शामिल होते दिखाई दिए, जहां संघ के पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में सरकार के कामकाज पर जमीनी फीडबैक लिया गया। चुनावों के मद्देनजर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक का मकसद सरकार की योजनाओं के प्रभाव और संगठन के सुझाव को सीधे तौर पर समझना था, ताकि प्रशासनिक स्तर पर इसे ठीक किया जा सके। वहीं इस दौरान सीएम योगी ने आगरा में मेडिकल कॉलेज का तोहफा दिया। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला भी बोला। तो उत्तर प्रदेश में अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया जरूर हावी था, मेडिकल कॉलेज नहीं थे। ये सोच होती है, लोगों की सोच, सरकारों की सोच। उनकी सोच माफिया तक सीमित थी, उन्होंने माफिया पैदा किए। दरअसल बीजेपी 27 के विधानसभा चुनाव में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती और इसी के लिए जरूरी है कि जमीनी हकीकत से वाकिफ हुआ जाए। 2027 के चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी को साधना बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तभी तो 72 घंटे के अंदर पहले गाजियाबाद और फिर आगरा में संघ पदाधिकारियों से फीडबैक लिया गया। और अब बात करते हैं बंगाल की, जहां पर एसआईआर के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रही ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर ही बहुत बड़ा हमला बोल दिया है। ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाया कि केंद्र सरकार प्रदेश की राजनीति में दखल दे रही है। उन्होंने केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने की चेतावनी भी दी है।
इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि एसआईआर के जरिए वोट हटाकर बंगाल को विभाजित नहीं करने देंगे। अगर दबाव जारी रहा तो दिल्ली की सरकार उखाड़ कर फेंक दी जाएगी। মনে রাখবেন, যত আঘাত করবেন প্রত্যাঘাত তত সহ্য করতে হবে। सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं, उनका पूरा कुनबा धमकी पर उतर आया है। তুমি যদি চিফ ইলেকশন কমিশনার না হতে না, আঙুলটা তোমার কেটে বাঁধিয়ে আসতাম। वहीं एसआईआर पर सीएम ममता बनर्जी के हल्ला बोल को बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने ड्रामा बता दिया है। सब all stage dramas, nothing else. अपनी एसआईआर की करबेन? बंगाल में एसआईआर के खिलाफ सियासी महाभारत ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। और अब बात करते हैं बिहार की, जहां पर आप देखिए किस तरह से राजनीति में उथल पुथल के बीच एक सवाल अब भी है कि नीतीश की जगह आखिर कौन लेगा। इस पर लगातार आप देखिए सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी में अब तक के रिकॉर्ड को देखिए तो यहां तक कौन सीएम की गद्दी तक पहुंच जाएगा, कहा बिल्कुल भी नहीं जा सकता। और इसीलिए सभी विधायक और वरिष्ठ नेताओं ने मौन धारण कर लिया है। नहीं तो उनका सीएम की रेस से पत्ता कटना तय है। केवल सीएम पद ही नहीं बल्कि बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत को भी मंत्रिमंडल पर शामिल किया जाएगा। ऐसे में सवाल है कि अगर निशांत मंत्रिमंडल में शामिल होंगे तो उन्हें क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक निशांत की भूमिका पर चर्चा जारी है। सीएम और डिप्टी सीएम को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। इन सब के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को दिल्ली बुला लिया है। आज अमित शाह और सम्राट चौधरी के बीच मुलाकात के बाद बिहार के लिए अगले 4 साल का रोड मैप तैयार होगा। सूत्रों की माने तो बिहार में सीएम आवास में जेडीयू की बैठक में निशांत को डिप्टी सीएम बनाने पर सहमति बन गई है, लेकिन अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया। बिहार में इस राजनीतिक उथल पुथल के बीच सबकी नजरें अब नए मुख्यमंत्री पर हैं। और अब बात करते हैं नेपाल की। देखिए, नेपाल की राजनीति में जेनजी ने एक ऐसा भूचाल ला दिया था जिसने दशकों से राज कर रहे पुराने दिग्गजों के पैर ही उखाड़ के फेंक दिए। रैपर से राजनेता बने बालेंद्र शाह और बालेन की नई पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने आम चुनाव में जीत का परचम लहरा दिया है। हिंसात्मक जेनजी प्रदर्शनों के बाद नेपाल में हुए पहले आम चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले हैं। इन चुनाव में नेपाल में बड़े परिवर्तन की बयार देखने को मिल रही है। जेनजी ने जो जन संदेश सुनाया है उसने पुरानी पार्टियों का वर्चस्व पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। बालेन शाह नेपाल की सियासत के नए सिरमौर बनकर उभर गए हैं। उनकी ऐसी लहर चली कि बाकी पार्टियां बहुत पीछे छूट गई। नेपाल की जनता ने जो आदेश दिया है उसके मुताबिक बालेन का नेपाल में अगला प्रधानमंत्री बनना अब तय है। बालेन की इस बड़ी जीत का जमकर जश्न मनाया जा रहा है। इस जीत को नेपाल की दशा और दिशा बदलने वाला भी बताया जा रहा है। 35 साल के बालेंद्र शाह एक पेशेवर इंजीनियर और मशहूर रैपर रहे हैं। वो काठमांडू के मेयर भी रहे, जहां उनके काम करने के अंदाज ने युवाओं को बहुत प्रभावित किया। नेपाल ने पिछले 18 सालों में 14 सरकारें देखी। बार बार बदलती सरकारों और भ्रष्टाचार से तंग आकर जनता ने इस बार बदलाव के लिए वोट दे दिया है। ये जीत न केवल नेपाल की आंतरिक राजनीति को बदलेगी बल्कि भारत और चीन के साथ नेपाल के रिश्तों में भी एक नया अध्याय जोड़ेगी। वहीं दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन गुब्बारा फेंकने को लेकर जो विवाद हुआ था, इसमें आप देखिए मुस्लिम वर्ग के कुछ लोगों ने तरुण की पिटाई की और जिसके बाद घायल तरुण की मौत हो गई। अब हिंदू संगठन और परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा है। ऐसे के साथ साथ आरोपियों के खिलाफ यहां बुलडोजर एक्शन और फांसी की मांग की जा रही है। बजरंग दल के साथ परिवार के लोग थाने का घेराव करते दिखे। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर चक्का जाम कर दिया। सबकी एक ही मांग है, तरुण के हत्यारों को फांसी दी जाए और आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन हो। बुलडोजर कार्रवाई जो योग्य कार्रवाई है वो होनी चाहिए ताकि इन लोगों को और मेरे साथ जो ये घटना हुई है औरों के साथ ना हो। पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज करते हुए 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मामले में 7 गिरफ्तारियां हो चुकी है, जबकि 2 फरार आरोपियों की तलाश जारी है। यहाँ पे हमने काफ़ी पुख्ता इंतजाम करे हैं। दिल्ली पुलिस की फोर्स के साथ केंद्रीय सुरक्षा बल के भी RAF की भी कंपनीज यहाँ लगी हुई हैं। पुलिस इसे पुरानी रंजिश में हत्या बता रही है, लेकिन पिटाई से घायल तरुण की इलाज के दौरान मौत के बाद तनाव और बढ़ गया। पीड़ित परिवार से बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत और मंत्री पंकज सिंह ने मुलाकात की। हाफ इनकाउंटर हो, जिन लोगों ने पीट के मारा, और ठोस कार्रवाई हो। अब देखना होगा कि आरोपियों पर एक्शन कब तक होता है। वहीं महाराष्ट्र के मुंब्रा में पुलिस ने 1 घंटे के अंदर शहबाज नाम के आरोपी का हिसाब किताब कर लिया। देखिए, शहबाज ने कंस्ट्रक्शन कारोबारी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के घर पर गोलीबारी की थी, जिसके बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। उसी एक्शन के तहत महज 1 घंटे के अंदर
शहबाज को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी पर पहले से 3 हत्या के मामले दर्ज हैं और वो तिहाड़ में 9 साल की जेल भी काट चुका है। जेल से रिहा होने के बाद वो मुंब्रा नौकरी की तलाश में आया था, जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नदीम से उसका विवाद हो गया था, जिसके बाद आरोपी ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था, जिसकी शिकायत पीड़ित ने पुलिस में की थी। इसके बाद पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और 4 मैगजीन बरामद किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी के एक अन्य साथी की तलाश कर रही है। वहीं नदीम खान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो राजस्थान के टोंक में उस वक्त बवाल मच गया जब शुक्रवार देर रात 2 समुदाय के लोगों में पहले बहस हुई। उसके बाद ये बात मारपीट तक पहुंच गई, जिसके बाद इलाके में जबरदस्त पथराव किया गया। आरोप है कि देर रात नमाज के बाद लौट रहे लोगों ने अचानक से ही वाल्मीकि बस्ती पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। नमाज के बाद लौट रहे लोगों की वाल्मीकि बस्ती के कुछ लोगों से कहासुनी हुई थी और उसी के बाद विवाद बढ़ गया था। पथराव में कई लोगों को चोट आई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया। रात भर तलाशी अभियान चलाकर कई संदिग्धों को भी पकड़ा गया। इन सब के बीच वाल्मीकि समाज के लोगों ने पत्थरबाजी करने के आरोपियों के मोहल्ले में अब सफाई नहीं करने का फैसला कर लिया है। हमारे घर के पीछे बैठ के रोज गाली बका करते हैं। रात के 2-2, 3-3 बजे उठ कर जाते हैं। ये हमें सोने नहीं देते, परेशान करते। आज भी इन्होंने हमारे लोडे भाटे खूब बरसाए, तलवारें गंडा से सब निकाल दी थी। वहीं पथराव के बाद इलाके में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। इलाके में तनाव के बीच पुलिस ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं कोलकाता के पाइकपाड़ा इलाके में धमाकों की आवाज से हड़कंप मच गया। सुबह एक के बाद एक कई जोरदार धमाके सुनाई दिए, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई और बताया जा रहा है कि ये विस्फोट एक क्लब में हुआ, जिसकी टीन की छत उड़कर पास के घर की छत पर जा गिरी और क्लब में आग लग गई। ये किसी युद्ध क्षेत्र का वीडियो नहीं जहां धमाके हो रहे हैं। कोलकाता के पाइकपाड़ा में बना एक क्लब हाउस है, जहां एक के बाद एक धमाकों से खलबली मच गई। धमाके इतने तेज थे कि क्लब हाउस की टीन की छत उड़कर पास की ही एक इमारत की छत पर जा गिरी। सुबह सुबह तेज धमाकों की आवाज सुनकर लोग नींद से जाग गए। क्लब हाउस के अंदर आग भी लगी हुई थी और क्लब का सामान बिखरा पड़ा था। लोगों ने आरोप लगाया कि खाली पड़े क्लब हाउस के अंदर बड़ी संख्या में बम रखे हुए थे। खबर मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। तो वहीं पुलिस के साथ बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि कहीं आने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले किसी और वजह से तो धमाका नहीं कराया गया। तो हरियाणा के झज्जर जिले में होली के दिन हुए 9 साल के बच्चे के अपहरण मामले में एसटीएफ ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय पैरा जूडो खिलाड़ी मोनू और उसके साले मनीष को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। 4 मार्च को बरानी गांव का 9 साल का बच्चा हुनरजीत अपने साथियों के साथ होली खेल रहा था। तभी बदमाशों ने उसे स्कॉर्पियो गाड़ी में जबरन बैठाकर अगवा कर लिया। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। अपहरण के बाद आरोपियों ने बच्चे के परिजनों से संपर्क किया। उसे सुरक्षित छोड़ने के बदले भारी रकम की मांग की गई। आरोपियों ने करीब 5 करोड़ रुपए की फिरौती ली। फिरौती मिलने के बाद बदमाशों ने बच्चे को रोहतक इलाके में छोड़ दिया। बच्चे को सुरक्षित मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है और आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। मामले का मास्टरमाइंड मोनू अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैरा जूडो खिलाड़ी है और नेशनल पैरा जूडो गेम्स के अलावा विदेशों में भी कई पदक जीत चुका है। पुलिस के अनुसार आरोपी मोनू ने खेल की दुनिया को छोड़कर अपराध का रास्ता चुन लिया और जल्द ही अमीर बनने की चाहत में इस वारदात को अंजाम दे दिया। मोनू बेसिकली पैरा जूडो खेलता था। इसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया एशियन गेम्स में और कॉमनवेल्थ में भी। इसके नेशनल गेम्स में 11 गोल्ड मेडल हैं। फिलहाल एसटीएफ ने दोनों आरोपियों को झज्जर पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेकर उनके फरार साथियों के बारे में पूछताछ करेगी। और देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस जो है वो बदमाशों को सिर्फ गिरफ्तार ही नहीं करती है, उनका जुलूस निकाल कर अच्छे से इलाज भी करती है। और इसी कड़ी में इंदौर के पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया। उसके बाद उसका बीच बाजार जुलूस निकाला। गिरफ्तार कर इस बदमाश को पुलिस उसी इलाके में ले गई जहां ये गुंडागर्दी कर लोगों को परेशान कर रहा था। आज के बाद कभी अपराध नहीं करूंगा। इससे ठीक है, कौन है ये, जानते हो आप इसको? इसको डरने की जरूरत नहीं है। ये कुछ करता है, आप सीधे थाना है। ये बीच बाजार में इस बदमाश का अच्छे से ट्रीटमेंट कर माफी मंगवाई गई। पुलिस ने इस बदमाश का ऐसा इलाज किया कि आगे से अपराध नहीं करने की वो कसम खा रहा है। आज के बाद कभी अपराध नहीं करूंगा और न कभी कोई जगह गलत करूंगा।
ये बदमाश इस इलाके के लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रहा था, गुंडागर्दी कर माहौल खराब कर रहा था। पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए न सिर्फ इसे गिरफ्तार किया बल्कि इसके साथ ही इसका बाजार में जुलूस भी निकाल दिया। तो ईरान से अमेरिका और इजरायल के छिड़े युद्ध के बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक बड़ा बयान सामने आया है जो कि लोगों का ध्यान खींचता हुआ नजर आ रहा है। बाबा बागेश्वर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को विचलित व्यक्ति बताया है। अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले बाबा बागेश्वर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भरोसा करने लायक नहीं बताया। अमेरिका का जो सत्ताधीश है वो बड़ा जो है विचलित आदमी है, उसका कोई भरोसा मत करना। वो सुबह कुछ और बोलता है, शाम को कुछ और बोलता है, ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं। बाबा बागेश्वर का ये बयान ट्रंप के उन दावों को लेकर है जिसमें वो कई बार भारत पाकिस्तान में सीज फायर का क्रेडिट लेते दिख रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने रूस से तेल खरीदने को लेकर भी भारत को टैरिफ का डर दिखाया। काशी पहुंचे बाबा बागेश्वर ने कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया युद्ध के रास्ते पर है। भारत ही ऐसी जगह है जहां से सनातन की गूंज दुनिया में शांति का रास्ता बनाएगी। तो 28 फरवरी से शुरू हुआ ईरान इजरायल युद्ध का आज 8वां दिन है। अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले किए, ईरान ने जवाब दिए, लेकिन असली मार दुनिया की जेब पर पड़ रही है और वो है महंगाई की मार। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया, जहां से भारत का आधा से ज्यादा तेल और गैस आता है। इसका नतीजा तेल और गैस महंगा हुआ। 7 मार्च 2026 से घरेलू 14.2 किलोग्राम LPG सिलेंडर 60 रुपए महंगा हो गया, तो वहीं कमर्शियल 19 किलोग्राम सिलेंडर 115 रुपए महंगा हो गया। अब ये आशंका लगाई जा रही है कि तेल के दामों पर भी बढ़ोतरी हो सकती है, तो क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल पहले $70 के आसपास था, अब $80 से $93 तक पहुँच गया। अगर युद्ध जारी रहा तो आने वाले कुछ ही दिनों में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है, और जब तेल महंगा होगा तो तमाम दूसरी चीजों पर इसका असर होगा। वैसे ही कच्चे तेल के दाम पिछले 2 साल के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके हैं।